अजीत जी आ गए। क्लास होगी बेटा। सुमित खराना, अजीत कुमार सिंह आ गए सब लोग। स्टार्ट किया जाए। तो लास्ट टाइम हमने आपको एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल के बारे में बताया था। पहला आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष। शिवेंद्र कुमार, संजय कुमार, अरुण प्रसाद, चलें आप सब लोग हैं। थोड़ा 5-7 मिनट लेट हो गया, चाय वाय पी रहा था इसलिए। गुड आफ्टरनून भाई। गुड इवनिंग रोहित। तो चलते हैं फिर, स्टार्ट करते हैं। एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। या इसको कर्नाटिक वॉर्स भी कहा जाता है। 1746 से 48 फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल बताए थे। पहला आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष। ये लास्ट टाइम बताए थे आपको। और इस फ्रेंच स्ट्रगल में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। फ्रेंच कंपनी का लॉर्ड डुप्ले था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में ब्रिटिश कंपनी को हराया। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था, साउंड में इको हो रहा है, एक बार स्टूडेंट से पूछ लीजिए। बाकी लोग बताएं, साउंड इको हो रहा है क्या? दयानंद कुमार शर्मा जी बताइए, शिवेंद्र जी बताएं। गौरव कह रहे हैं सर पीडीएफ डाल दीजिए प्लीज, ताकि हम रिवाइज कर सकें। संजय जी कह रहे हैं नहीं, इसमें रिसाउंड नहीं हो रहा है। ठीक है, पीडीएफ बेटे हम आपको डायरेक्ट दे देते हैं। वांडी वॉश वार एंड कर्नाटक वार अलग हैं। इमरान बिल्कुल अलग हैं बेटे। वांडी वॉश की लड़ाई थर्ड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल के समय लड़ा गया था, वो हम आपको बताएंगे। शिवेंद्र कह रहे हैं नहीं सर ठीक है। सुजीत कुमार बोल रहे हैं सर इको हो रहा है। आप अपना सेट, मोबाइल सेट बंद करके फिर स्टार्ट करिए। मनोज कुमार सिंह ठीक है, सब तो ठीक कह रहे हैं, ऑल क्लियर है, ठीक है। सभी बच्चे कह रहे हैं ठीक, आवाज़ ठीक है। इमरान भी बता रहे हैं आवाज़ सही है। अब एक बच्चे की समस्या है, आवाज़ ठीक नहीं है। अजीत कुमार कह रहे हैं देखिए इनका क्या कुछ अपना आपका प्रॉब्लम है, देख लीजिए उसको, नेटवर्क वगैरह होगा। पीडीएफ सर पूरा दे दीजिए हिंदी में। हाँ बिल्कुल दे देंगे। अभी हम आपको, आपका नंबर मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। सर लैपटॉप पे क्लास लाएं। गौरव कह रहे हैं नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि ये ऐप लैपटॉप वाला नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन वाला है। साउंड ओके है, चलें आगे बढ़ते हैं। तो 1746 से 48 फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के डुप्ले ने
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लाइव को हराया। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल का कारण हमने कल बताया था। पहला कारण हमने ये बताया था 1740 में ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की लड़ाई। उत्तराधिकार की लड़ाई को लेकर के फ्रेंच और ब्रिटिश गवर्नमेंट आमने सामने लड़ गई। बेटा शिवेंद्र अभी नंबर मत दो, थोड़ी देर बाद मुझे नंबर देना। 860 1500 बाद में देना। रोज 4 घंटे की क्लास होती है, जो भी है बेटा। चलें आगे, हम बताने दीजिए थोड़ा सा। एक को मैं भेज देता हूं, बाकी आपस में कांटेक्ट कर लेना, आपस में ले देने ला। कोई एक को मैं भेज दूंगा पीडीएफ, ठीक है। तो आगे देखिए, एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई पहले वाले में। कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की लड़ाई। ऑस्ट्रिया में वार ऑफ सक्सेशन में ब्रिटिश और फ्रेंच गवर्नमेंट दोनों आमने सामने थी। यूरोप में जब जब लड़ाई होती तब तब ये कंपनियां आपस में वहां लड़ने लग जाती जहां जहां ये कंपनियां होती थी। इस तरह से यूरोप की लड़ाई को इंडिया में एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल आपस में लड़ बैठे। हमने आपको बताया था कि 1746 में मॉरिशस के गवर्नर को डुप्ले ने इंडिया बुलाया, मद्रास को घेर लिया। कुछ ही दिन में मद्रास डुप्ले के पास आ गया, ला बोर्डोनोस के पास आ गया। लेकिन ला बोर्डोनोस मॉरिशस का गवर्नर क्लाइव से कुछ फिरौती लेकर मद्रास उसको लौटा दिया। बाद में डुप्ले नहीं माना, डुप्ले ने मद्रास पर पुनः कब्जा कर लिया। अब डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब से लड़ाई लड़ लिया, क्योंकि कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था। उसको डुप्ले ने प्रॉमिस किया था कि मद्रास अंग्रेजों से जीतकर हम अनवरुद्दीन को दे देंगे। लेकिन जब मद्रास को डुप्ले ने दोबारा जीता तो अनवरुद्दीन को देने से मना कर दिया। इस कारण लॉर्ड डुप्ले, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन दोनों आपस में लड़ गए। हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में 1748 में सेंट टॉमे की लड़ाई या अरकाट की लड़ाई में डुप्ले ने अनवरुद्दीन को बुरी तरह से हराया। डुप्ले ने अनवरुद्दीन कर्नाटक के नवाब को बुरी तरह से हराया। यूरोप में लड़ाई 1748 में समाप्त हो गई। ये भी बताया था कि 1748 में एक्सला शेपल की संधि हुई। एक्सला शेपल संधि के द्वारा यूरोप में ब्रिटिश और फ्रेंच सरकारों ने आपस में समझौता कर लिया। समझौता जो यूरोप में लागू हुआ, उस समझौते को इंडिया में भी लगा दिया। इंडिया में यथास्थिति बनाने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास पुनः ब्रिटिश कंपनी को लौटा दिया, एक्सला शेपल संधि को मान्यता दिया। लेकिन बेटे डुप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ गई, जल्द ही वह अंग्रेजों को इंडिया से हरा के भगाना चाहता था। तो इस तरह से डुप्ले अगली लड़ाई की पेशकश किया। नेक्स्ट लड़ाई जो लड़ी गई उसको आप देखें, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल हम आपको बताने वाले हैं। 1749 से 54 तक सेकेंड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल या सेकेंड कर्नाटक वॉर। सेकेंड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में लड़ाई का कारण एक तो हैदराबाद का निजामुल मुल्क 1748 में मर गया। हैदराबाद यहाँ का निजाम
उल मुल्क, ये 1748 में इसका देहांत हो गया। इसका एक बेटा नासिर जंग और इसका ग्रैंडसन निजामुल मुल्क का ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग, दोनों निजाम बनना चाहते थे। हैदराबाद का निजामुल मुल्क 1748 में मर गया। इसका बेटा नासिर जंग और निजामुल मुल्क का ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग दोनों हैदराबाद के निजाम बनना चाहते थे। अब यहां देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी को मौका मिल गया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के डुप्ले ने मुजफ्फर जंग का साथ दिया और दूसरा एक और है कर्नाटक। कर्नाटक, यहां का नवाब अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब था, लेकिन चांदा साहिब ये कर्नाटक का नवाब बनना चाहा। हैदराबाद में उत्तराधिकार की लड़ाई में नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, फ्रेंच कंपनी के डुप्ले ने मुजफ्फर जंग का साथ दिया हैदराबाद के लिए, और इधर कर्नाटक में अनवरुद्दीन नवाब था। अनवरुद्दीन की डुप्ले से नहीं बनती थी, क्योंकि फर्स्ट कर्नाटक वार में डुप्ले ने मद्रास अनवरुद्दीन को देने को कहा, लेकिन डुप्ले नहीं दिया। इस बात को लेकर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और डुप्ले में तनाव पैदा हो गया था। वैसे बाद में मद्रास अंग्रेजों को लौटाना पड़ा, तो डुप्ले और अनवरुद्दीन के बीच दुश्मनी का कारण यही था बेटे। फर्स्ट कर्नाटक वार में डुप्ले ने मद्रास अनवरुद्दीन को नहीं दिया, जो कि प्रॉमिस किया था कि हम अंग्रेजों से छीन कर तुम्हें दे देंगे, पर दिया ही नहीं। इस कारण दुश्मनी थी, पहले से दुश्मनी थी। अब सेकेंड कर्नाटक वार में देखिए रीजन यही है, डुप्ले का अनवरुद्दीन से दुश्मनी थी। डुप्ले ने यहां के लिए, कर्नाटक के लिए चांदा साहेब का सपोर्ट किया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सेकेंड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल का मेन कारण, ये पूछा जाए सेकेंड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल का मेन कॉज क्या है, तो यही है हैदराबाद का उत्तराधिकार की लड़ाई, कर्नाटक में उत्तराधिकार की लड़ाई। इस वजह से सेकेंड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। डुप्ले ने एक का सपोर्ट किया। डुप्ले ने हैदराबाद के लिए मुजफ्फर जंग का सपोर्ट किया और कर्नाटक के लिए चांदा साहिब का सपोर्ट किया। तीनों इकट्ठा होकर नासिर जंग पर अटैक कर दिया। नासिर जंग हार गया, हैदराबाद पर कब्जा हो गया। हैदराबाद पर मुजफ्फर जंग को नवाब बना दिया, हैदराबाद का निजाम मुजफ्फर जंग को बना दिया। अब फिर तीनों ने मिल करके 1751 में कर्नाटक पर हमला कर दिया। अनवरुद्दीन हार गया, मारा गया। कर्नाटक का नवाब चांदा साहिब को बना दिया। यानी 1751 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग थी। कैसे? हैदराबाद का निजाम मुजफ्फर जंग को डुप्ले ने बनवा दिया, कर्नाटक का नवाब चांदा साहिब को बनवा दिया। अनवरुद्दीन हार गया और मारा गया। अनवरुद्दीन का बेटा
मोहम्मद अली भागकर त्रिचनापल्ली किले में शरण ले लिया। फ्रेंच और चांदा साहब की सेनाओं ने फ्रांसीसी सेनाओं ने मोहम्मद अली को त्रिचनापल्ली किले में चारों तरफ से घेर लिया कि बचकर भागने न पाए। भागने का प्रयास करे तो यहीं इसको उड़ा दो, मार दो इसको। तो अगर ये थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सब चीजें समझ में ना आए तो कोई बात नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि सेकेंड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल का मुख्य कारण क्या था। तो हैदराबाद में उत्तराधिकार की लड़ाई, कर्नाटक में उत्तराधिकार की लड़ाई, इन दो कारणों को लेकर सेकेंड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल लड़ा गया। गौरव बेटे, ये मैं कुछ नहीं कर सकता हूं सर। 4 घंटे तक रोज आप क्लास देखो, आपकी आईज खराब हो जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट मेरे हाथ में नहीं है। आप मैनेजमेंट से बात करिए, आपको ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे से, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो टाइम पे आके पढ़ा के चला जाता हूँ। मेरे हाथ की प्रॉब्लम्स नहीं है। आप यहाँ के मैनेजमेंट सर से बात करिए, हम केवल पढ़ाने आते हैं। इसके बाद यहाँ की समस्या आप एक बार सर से बात कर लो। तो बताएं, ये जो अभी हमने आपको सेकेंड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल के बारे में बताया, कुछ तो पॉइंट्स समझ में आए होंगे ना। कारण पूछें तो यही था जो आपको बताए हैं। अब इस लड़ाई में देखिए 1751 में हैदराबाद, कर्नाटक दोनों जगहों पर डुप्ले के आदमी अपॉइंट हो गए। डुप्ले का यहां भी अधिकार हो गया, डुप्ले का इस पर भी अधिकार हो गया। लेकिन सर टाइम थोड़ा कम कर सकते हैं तो प्लीज सही रहेगा। अजीत कुमार, ये सब चीजें आप मैनेजमेंट से बात करो, हम नहीं कुछ कर पाएंगे बेटे इसमें। हमारे हाथ में नहीं ये सब चीजें, आप मैनेजमेंट से बात करिए। हम तो फैकल्टी हैं, टॉपिक पढ़ाते हैं फिर चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम जब क्लास लगेगी तो आएंगे तो आपको बताएंगे। इसमें सर से बात करिए, हो जाएगा। जो भी समस्या हो आप उनसे डिस्कस कर लो। आशीष जी, मैंने नोट्स दे दिया हूं, अपलोड हो गया होगा, आप एक बार चेक करिए। तो ये पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिए हैं। यानी 1751 ईस्वी तक, इस समय तक हैदराबाद और कर्नाटक दोनों पर डुप्ले यानी फ्रांसीसियों का दबदबा था। लेकिन एक पॉइंट यहां पर पूरे लड़ाई को बदल दिया। अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली में शरण लिया था। उसने रॉबर्ट क्लाइव से मदद मांगी। रॉबर्ट क्लाइव मोहम्मद अली की मदद किया। रॉबर्ट क्लाइव या कर्नल क्लाइव ने मोहम्मद अली की मदद किया। कैसे मदद किया? क्लाइव ने 2 सेना भेजी। एक सेना कर्नाटक के राजधानी अरकाट पर हमला करने के लिए, जिससे कि त्रिचनापल्ली किले का प्रेशर कम हो जाएगा और फिर वहां से मोहम्मद अली को निकाल लेंगे। और दूसरी सेना क्लाइव ने भेजा त्रिचनापल्ली पर। अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली किले में शरण लिया था। उसे निकालने के लिए क्लाइव ने डिप्लोमेटिक चाल चली। एक सेना अनवरुद्दीन की राजधानी यानी कर्नाटक की राजधानी अरकाट पर भेजा, दूसरी सेना त्रिचनापल्ली पर भेजा। इस तरह क्लाइव की डिप्लोमेटिक चाल की वजह से भाई अजीत मन उब रहा तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी बच्चों को समस्या नहीं हो रही अजीत, आपको प्रॉब्लम्स हो रही है। मन उबेगा जब ध्यान से नहीं पढ़ोगे, कमेंट लिखोगे तो मन उबेगा ही। तो इस तरह से त्रिचनापल्ली किले से मोहम्मद अली को भी बचा लिया और उधर फ्रेंच सेना, चांदा साहब की सेना बुरी तरह से हार गई। यानी कुल मिला के सेकेंड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में डुप्ले हार गया। हारने के बाद फ्रेंच गवर्नमेंट ने
डुप्ले के वापस फ्रांस बुला लिया और डुप्ले की जगह पर गाडेहू को इंडिया का गवर्नर बना दिया। लेकिन फ्रांस की गवर्नमेंट ने जो इंडिया में जिसको भेजा उसका नाम था काउंट लाली। काउंट लाली जब इंडिया में पहुंचा तो तीसरा एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। सेकेंड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, दूसरा अंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष में लॉर्ड डुप्ले हार गया। हार की जिम्मेदारी फ्रेंच गवर्नमेंट ने डुप्ले पर थोपी। डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया। उसकी जगह काउंट लाली इंडिया में आया। जब काउंट लाली इंडिया में आया तो तीसरा एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका था। तो सेकेंड के बाद हम अब तीसरा बता रहे हैं आपको, थर्ड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल 1756 से 1763 तक। थर्ड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। तीसरा अंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष या थर्ड कर्नाटिक वॉर भी कहा जाता है। तीसरा कर्नाटक युद्ध। थर्ड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। अब बेटे देखिए, इसका रीजन अगर पूछें, हला इसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया। यानी कॉमन पॉइंट तो यही है कि थर्ड में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। इसमें ब्रिटिश कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से काउंट लाली आ गया था। फ्रेंच गवर्नमेंट ने काउंट लाली को गवर्नर बना के इंडिया भेजा। जब काउंट लाली इंडिया पहुंचा, तीसरा अंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष स्टार्ट हो गया था। तो इस तरह से ब्रिटिश कंपनी इसमें जीत गई थी। लेकिन ये तो कॉमन पॉइंट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। अगर ध्यान से सुने तो आपको कुछ ध्यान रहेगा इसमें। अब इसमें देखिए मेन पॉइंट्स क्या है। थर्ड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में लड़ाई का कारण क्या है? इसका कारण अगर पूछा जाए तो 1756 से 63 तक 7 years वॉर, 7 years वॉर इन यूरोप। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, ये लड़ाई ब्रिटिश और फ्रेंच गवर्नमेंट्स के बीच में थी। यूरोप में 7 years वॉर ब्रिटेन और फ्रांसीसी सरकारों के बीच लड़ा गया। 7 वर्षीय युद्ध यूरोप में स्टार्ट हुआ। मैंने आपको बताया जब जब यूरोप में कोई लड़ाई ब्रिटेन और फ्रांस सरकारों के बीच में लड़ा जाता था, तब तब ये लड़ाई दोनों ही कंपनियों में प्रारंभ हो जाती थी। ये दोनों कंपनियां जहां थी सारी जगह लड़ने लग जाती थी। इंडिया में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ाई प्रारंभ कर दिया। 1756 में काउंट लाली जब पहुंचा तो युद्ध स्टार्ट हो चुका था। आते ही काउंट लाली ने तमाम गलतियां कर बैठा। काउंट लाली को कुछ पता नहीं था, इसलिए एक के बाद एक मिस्टेक करता रहा। आते ही सबसे पहले हैदराबाद से एक जनरल बुस्सी को बुला लिया। फ्रेंच जनरल था बुस्सी, हैदराबाद में तैनात था। उसके अंडर में हैदराबाद में एक सेना भी थी, 1 लाख सेना भी थी। तो बुस्सी को सेना के साथ काउंट लाली बुला करके तंजौर के राजा पर हमला कर दिया, क्योंकि तंजौर के राजा पर 56 लाख रुपया बकाया था।
काउंट लाली ने सोचा कि अगर ये 56 लाख रुपया तंजौर के राजा से हमें मिल जाएंगे तो हम इंडिया में एक बड़ी और विशाल सेना तैयार कर लेंगे, तब हम अंग्रेजों से लड़ लेंगे। लेकिन बच्चों बताएं कि बुस्सी को और सेना को तो हैदराबाद से बुला लिए, जैसे ही वहां सेना और हैदराबाद से जैसे बुस्सी को बुला लिए, हैदराबाद का निजाम बदल गया, क्लाइव के साथ चला गया और ये तंजौर पर हमला कर दिए। तंजौर के राजा के पास पैसा ही नहीं था, कंगाल हो गया था, तो ना तो तंजौर के राजा से 56 लाख रुपया प्राप्त कर पाए और ना ही दोबारा हैदराबाद पर कब्जा कर पाए। कर्नाटक ऑलरेडी इनके हाथ से निकल गया था, क्योंकि क्लाइव की डिप्लोमेटिक चाल की वजह से कर्नाटक पर मोहम्मद अली को नवाब बना दिया गया था। मोहम्मद अली अंग्रेजों का सपोर्टेड किंग था वहां पर। तो इस तरह ना तो ये हैदराबाद को प्राप्त कर पाए और ना ही 56 लाख रुपया तंजौर के राजा से प्राप्त कर पाए। ये इधर उधर भटकने लगे और इनकी हर जगह हार होने लगी। अब आपने कोई पूछा था कि वांडी वॉश, इमरान ने पूछा था वांडी वॉश की लड़ाई। देखिए बेटे, वांडी वॉश की लड़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट लड़ाई है। वांडी वॉश इंडिया के कर्नाटक में है। 1760 में 1760 में कर्नाटक के वांडी वॉश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरह से हराया। इस हार के बाद फ्रांसीसियों का इंडिया से सफाया हो गया। इंडिया में फ्रांसीसी 1760 में वांडी वॉश में ही हार गए। लेकिन बेटे यूरोप में लड़ाई 7 ईयर्स वॉर 63 तक चलता रहा। यूरोप में 63 तक चलता रहा। 1763 में यूरोप में पीस ऑफ पेरिस यानी पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि हुई, फ्रांस में है पेरिस। पेरिस की संधि के द्वारा दोनों सरकारें, ब्रिटिश और फ्रेंच सरकारों ने समझौता कर लिया। एक दूसरे के प्लेसेस वापस कर दिए गए। पीस ऑफ पेरिस को इंडिया में भी लागू किया गया। पीस ऑफ पेरिस यानी पेरिस की संधि के द्वारा इंडिया में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को वो सारे प्लेसेस वापस दे दिए गए जो उसके पहले उसके पास थे। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को किलेबंदी करने नहीं दिया गया। किलेबंदी नहीं करने दिया गया। चलो मैं आज अपना पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा बेटे। मैंने उस दिन कहा था उनको कि अपलोड कर दीजिएगा, नहीं हुआ होगा तो मैं आज देखता हूँ बात करके अपना पीडीएफ अपलोड करवा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थर्ड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरह से हराया। पीस ऑफ पेरिस के द्वारा शांति समझौता हो गया। पीस ऑफ पेरिस के द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में सारे प्लेस वापस मिल गए, लेकिन किलेबंदी करने के लिए मना कर दिया। किलेबंदी नहीं कर पाओगे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे करके इंडिया के सारे प्लेसेस को छोड़ दिया, केवल पौंडीचेरी बचा। 1954 में पौंडीचेरी, 1954 में पौंडीचेरी फ्री करके फ्रांसीसी गए थे। तो इस तरह से अब हम आपको अगला पॉइंट बताते हैं। इसमें एक पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1760 में बैटल ऑफ वांडी वॉश। ये आप पूछे थे वांदी वॉश की लड़ाई। वांदी वॉश की लड़ाई ये कर्नाटक में है। और ये लड़ाई थर्ड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल के बीच में लड़ा गया था। तीसरा एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष के बिटवीन में लड़ा गया था। इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरह से हराया था और इस हार के बाद फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी उबर नहीं पाई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी तरह से हार गई और यहीं से फ्रेंच कंपनी का सफाया हो गया था। लेकिन ध्यान रखें 1763 में पीस ऑफ पेरिस, पेरिस की संधि, शांति समझौता, ये यूरोप में हुआ था ब्रिटेन और फ्रेंच गवर्नमेंट के बीच में। इसी संधि को इंडिया में लागू किया गया। इसी संधि के द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को पौंडीचेरी मिल गया, माही पौंडीचेरी मिल गया, चंद्रनगर मिल गया, माही मिल गया, जिंजी मिल गया, लेकिन किलेबंदी करने का अधिकार नहीं था। धीरे धीरे करके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से पलायन कर गई। केवल और केवल पौंडीचेरी इनके पास बचा था। पौंडीचेरी कब फ्री किया ये बता चुके हैं। पौंडीचेरी 1954 में इन्होंने फ्री किया था। तो इस तरह पौंडीचेरी पर इनका अधिकार बना रहा 54 तक। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बिल्कुल इंडिया से साफ कर दिया था। इस तरह से पुर्तगाली हार गए थे, डच हार गए, फ्रेंच भी हार गए, डेनिश वाले, डेनिश माने डेनमार्क वाले अपने साइड बेचकर चले गए। ओवरऑल कुल मिला के दबदबा केवल अंग्रेजों का इंडिया पर रहा। अपने हिसाब से अंग्रेजों ने इंडिया का शोषण किया। तो अब आप देखिए, हमने एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल 3 बताए हैं। तीनों में से 2 फ्रांसीसियों ने जीता है, 2 अंग्रेजों ने जीता है, 1 फ्रांसीसी जीते हैं। पहला वाला फ्रांसीसी जीते थे, दूसरा और तीसरा अंग्रेजों ने जीता। तो अब हम आपको बंगाल में गवर्नर्स के बारे में बताएंगे। गवर्नर और गवर्नर जनरल किस प्रकार इंडिया में आए और किस तरह इंडिया पर शासन इनका स्टार्ट हुआ। आप जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में पहले गवर्नर आते थे, बाद में गवर्नर जनरल आने लगे, उसके बाद वाइसरॉय आने लगे। वाइसरॉय को गवर्नर जनरल भी कहा जाता था। तो ये चीजें हम आपको अब बताएंगे। बंगाल पर अंग्रेजों ने बक्सर लड़ाई के बाद कब्जा कर लिया था। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। बक्सर लड़ाई के बाद क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया। क्लाइव को ब्रिटिश कंपनी ने इंडिया में बंगाल का पहला गवर्नर बना के भेजा। क्लाइव जब इंडिया में आया तो कई समझौते किया उसने। तो उसी से रिलेटेड पॉइंट्स हम आपको बताएंगे। देखिए, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसरॉय, 3 तरह के पोस्ट आए थे। गवर्नर्स, अब यहां से अब वैसे ये तो कहा जाता है, गवर्नर जनरल भी कहा गया है। और वाइसरॉय भी कहलाए। तीनों में अंतर है। इस वे में हम चलते हैं तो लॉर्ड क्लाइव (1765 से 1767 तक ये फर्स्ट गवर्नर बनकर आया। क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बन के आया। अब आप देखिए, पहला गवर्नर यही था। इसके बाद वर्लहर्स्ट 67 से 69 तक ये कार्यवाहक गवर्नर था। गौरव, आप थोड़ा ज्यादा बोल रहे हो बेटे।
थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहे हैं, अगर आप मैनेजमेंट से बात कर लें तो प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट कर हो सकता है। अभी सब लिखने की आवश्यकता नहीं है बेटे। पढ़ाने में जो भी टीचर हैं सारा आपको विधिवत पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा ही पढ़ा रहे हैं, कम कोई नहीं पढ़ा रहे हैं। इतने सस्ते में गौरव, इतना बढ़िया फैकल्टी से पढ़ नहीं पाओगे कहीं और। बेवकूफ़ लोग बनाते हैं लेकिन यहाँ ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। अब ये है कि जो सिस्टम लैपटॉप पर नहीं चल पाएगा वही प्रॉब्लम्स हैं, बाकी सारे सिस्टम बढ़िया हैं। अब ये चीज़ें मत लिखो ना इस पे फोरम पे, ठीक है। एक बार बात कर लो, हो सकता है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। गौरव एक बार बात करिए आप, लिखने से कोई फायदा नहीं होगा और पढ़ने पर फोकस करेंगे तो कुछ फायदा हो जाएगा। तो लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड गया, ब्रिटिश कंपनी ने इसे सर नोट्स में 10 जॉर्ज बार्लो से दिया है। जॉर्ज बार्लो से तो आगे आएगा, उसमें दरअसल कट गया होगा कहीं पर, बता देंगे आपको। पहला गवर्नर विलियम हैजेस था और ब्रिटिश कंपनी की 1 से 10 तक गायब हैं। तो बेटे देख लो, हम आपको इसमें जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, पहला आपको बताया भी था, रॉबर्ट क्लाइव कंपनी में क्लर्क के रूप में ज्वाइन किया था और जब इंग्लैंड वापस गया तो ब्रिटिश कंपनी के डायरेक्टरों ने कहा कि जिस व्यक्ति ने कंपनी को एक रीजनल पावर में कन्वर्ट किया है उसी व्यक्ति को बंगाल का पहला गवर्नर बना के भेजो। कंपनी ने इस पे मुहर लगा दिया और लॉर्ड क्लाइव को फर्स्ट गवर्नर बना के 1765 में बंगाल भेजा। 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद हमने आपको बताए थे कि बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को हराया, शालम सेकंड को हराया, शुजाउद्दौला को हराया। तीनों एक साथ लड़े, तीनों हार गए। मीर कासिम पकड़ा गया, बाद में मार दिया गया। शालम सेकंड को भी गिरफ्तार कर लिया, इलाहाबाद किले में बंदी बना के रखा। अब जब क्लाइव आया तो उससे समझौता किया। शुजाउद्दौला ये भाग गया था लड़ाई से ही, शुजाउद्दौला से भी समझौता किया, अभी आपको बताएंगे सारा। तो पहला गवर्नर अगर आपसे पूछा जाए तो बेटे यही लगेगा, विलियम हैजेस नहीं लगेगा। रॉबर्ट क्लाइव या कर्नल क्लाइव पहला गवर्नर था, विलियम हैजेस था, न ब्रिटिश कंपनी की। देखिए इंडिया में ब्रिटिश कंपनी की तरफ से पहला गवर्नर यही लगाइए, जो बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। विलियम हैजेस बाद में आया था, विलियम हैजेस ये बाद में आया था। फर्स्ट गवर्नर अगर पूछें तो कर्नल क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर था। इसके बाद एक और कार्यवाहक आया था, वर्लहर्स्ट के बाद कार्टियर आया था। 69 से 1772 तक ये दोनों कार्यवाहक गवर्नर थे। और इसके बाद जो आया लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सॉरी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, विलियम बेंटिंग नहीं, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। सत्रह सौ 72 से 1785 तक वारेन हेस्टिंग्स आया। और ये ध्यान रखें, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ये। अब देखिए ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। ये फर्स्ट गवर्नर
और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल, दोनों में अंतर है बेटे, वो हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्लाइव के बारे में बताते हैं। 1765 में क्लाइव इंडिया में बंगाल का गवर्नर बन के आया। आते ही क्लाइव ने मुगल शासक शालम सेकंड से इलाहाबाद की संधि किया। तो इसको हम आपको क्लाइव के बारे में बताते हैं। लॉर्ड क्लाइव 1765 से 1767 तक 1765 में इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। और बेटे ये संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शालम सेकंड के बीच में हुई। शालम सेकंड आप जानते हैं मुगल शासक था, बक्सर की लड़ाई में शामिल हुआ। शालम सेकंड बक्सर की लड़ाई में शामिल हुआ था, पकड़ा गया, इलाहाबाद किले में कैद किया गया। क्लाइव जब वापस इंडिया में आया गवर्नर के रूप में, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि किया। इलाहाबाद संधि के द्वारा शालम सेकंड ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी 26 लाख रुपए सालाना पेंशन के बदले में दे दिया। अब आप समझ सकते हैं कि आज का 26 लाख उस समय करोड़ों में रहा होगा। शालम सेकंड ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, दीवानी माने लैंड टैक्स रेवेन्यू, भू राजस्व कर, 26 लाख रुपए सालाना पेंशन के बदले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तभी इसको छोड़ा। अगर ये न देता, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी न दिया होता, इसको किले में ही बंधक बना के रखते। अब जब दीवानी दे दिया तो कंपनी ने इसको पेंशन दे दिया। इसीलिए बेटे एकमात्र मुगल शासक है इंडिया में जिसको अंग्रेजों ने पेंशन दिया था। कितना? 26 लाख रुपया पर एनम। ब्रिटिश कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लगान कलेक्ट करेगी। उस लगान में से 26 लाख रुपए शालम सेकंड को दिया करेगी और 53 लाख रुपए बंगाल के नवाब को दिया करेगी, क्योंकि बंगाल के नवाब के पास फौजदारी मामले थे। फौजदारी मामले चलाने के लिए, क्रिमिनल मामले को चलाने के लिए, जुडिशरी सिस्टम चलाने के लिए, वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था मेंटेन करने के लिए नवाब को 53 लाख रुपया दिया और दीवानी के बदले में ब्रिटिश कंपनी ने 26 लाख रुपया मुगल एम्परर को दिया। तो ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। इसने दीवानी दे दिया। दीवानी का मतलब लैंड टैक्स रेवेन्यू, और इसको 26 लाख रुपया पर एनम पेंशन दिया गया। रुपीस 26 लाख पेंशन मुगल शासक को दिया गया था। एकमात्र ऐसा मुगल एम्परर है जो 26 लाख रुपए सालाना लेता था, पर ईयर दिया जाता था। तो संतोष कुमार पाल कह रहे हैं कि सर जी हिस्ट्री कब तक कंप्लीट हो जाएगी? बेटा हिस्ट्री तो कंप्लीट जैसे कहो, अगर ढंग से पढ़ना है जैसे पढ़ा रहे हैं तो टाइम थोड़ा लगेगा, कहो इससे कम पढ़ाएं जल्दी खत्म हो जाएगा। ये तो डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा कंटेंट लेना चाहते हैं। अब बाकी हमारे ख्याल से तो हमें जून में ही पढ़ाते हुआ है, 5-6 जून को पढ़ाया हूँ, इसके बाद 12, 13, 14, 15 जून को पढ़ाया हूँ, और ये 1-2 दिन इधर लगी हैं। तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ हिस्ट्री लगे हुए,
15 दिन हुए हैं मुश्किल से, 15 दिन में 8-10 दिन क्लासेस लगी हैं, तो क्लासेस लगेंगी और जल्दी हो जाएगा। अब हिस्ट्री ही ज़्यादा रह रहा है तो हिस्ट्री क्लासेस ज़्यादा होंगी, जल्दी फिनिश करा देंगे। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इलाहाबाद की संध के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिल गया। मुगल शासक शालम सेकंड को 26 लाख रुपया पेंशन मिल गया और नवाब को 53 लाख सालाना मिल गया। इस तरह क्लाइव बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी पाने के पश्चात क्लाइव ने बंगाल में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उस सिस्टम का नाम है द्वैध शासन प्रणाली। तो क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को चलाया। 1765 में लॉर्ड क्लाइव एक नया सिस्टम लाया, स्टार्टेड ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को लाया। द्वैध शासन प्रणाली में दीवानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया, निजामत नवाब के पास रहने दिया, निजामत नवाब के पास रहा। तो दीवानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया, निजामत नवाब के पास रहा। यही है द्वैध शासन। अगर कोई किसान लगान नहीं देता तो ब्रिटिश कंपनी उसको पनिशमेंट देती थी। यदि उसी किसान ने कोई क्राइम कर दिया तो नवाब उसको पनिशमेंट देता था। क्योंकि बेटे दीवानी कंपनी ने ले लिया, निजामत माने क्रिमिनल पावर नवाब के पास रहने दिया। यदि कोई किसान लगान नहीं देता तो कंपनी उसको सजा देती थी। यदि उसी किसान ने कोई क्राइम कर दिया तो नवाब की अदालत में उसकी पनिशमेंट होती थी। यही है द्वैध शासन, एक प्रांत में दो शासन। कहां पर? बंगाल की जनता पर डबल शासन। कौन कौन? कंपनी का शासन और नवाब का शासन। दयानंद कृष्ण शर्मा, कुमार शर्मा जी बता तो रहे हैं द्वैध डुअल शासन, द्वैध शासन प्रणाली ही तो बताए हैं। देखिए समझ में आया या नहीं? दयानंद कुमार शर्मा जी बताएं, द्वैध शासन समझ में आया या नहीं? अजीत कुमार जी, निजामत हमने बता दिया। निजामत माने क्रिमिनल पावर, आपराधिक मामले। ये नवाब देखेगा। और दीवानी माने रेवेन्यू पावर, ये कंपनी के पास। ठीक है बेटे, समझ गए? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन थोड़ा सा और डेप्थ में आप चलें तो एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के लगान के बारे में पता नहीं था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दो इंडियन को हायर कर लिया। एक थे मोहम्मद रजा खान, दूसरे थे राजा सिताब राय। ये दोनों रेवेन्यू एक्सपर्ट थे। ब्रिटिश कंपनी ने इन दोनों को अपनी तरफ से बंगाल में अपॉइंट किया। मोहम्मद रजा खान बंगाल में, राजा सिताब राय बिहार उड़ीसा में
कंपनी की तरफ से दीवान बना दिए गए। अब ये दोनों दीवान कंपनी के लिए काम करते थे। ये दोनों दीवान कंपनी के लिए लगान कलेक्ट करके कंपनी में जमा करवाते थे। चूंकि अंग्रेजों को इंडिया के रेवेन्यू के बारे में पता नहीं था, इसलिए अंग्रेजों ने इंडियन दीवान को हायर कर लिया, अपनी तरफ से अपॉइंट कर दिया, उनको सैलरी वगैरह दिया, उनसे कहा कि तुम लोग लगान कलेक्ट करवा के ब्रिटिश कंपनी में जमा कराओ। अच्छा बेटे, लगान ब्रिटिश कंपनी ने जो कलेक्ट करवाया, मुगल पैटर्न पर ही लगान को कलेक्ट करवाया। ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने इंग्लैंड वाला सिस्टम लगा दिया। कंपनी ने मुगलों के सिस्टम को ही रहने दिया, इंडियन को हायर करके उनसे कलेक्ट कराया। मोहम्मद रजा और राजा सिताब राय, दो दीवान। आगे वारेन हेस्टिंग जब आया, इन दोनों दीवानों को हटा दिया, क्योंकि वारेन हेस्टिंग ने एक नया सिस्टम लाया, उसको कहते हैं बिडिंग सिस्टम, भू राजस्व कर की नीलामी प्रथा, जिसमें ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर्स आते थे, बोलियां लगाते थे, हाईएस्ट बिडर को कलेक्ट करने का अधिकार दे दिया जाता था, लगान कलेक्ट करने का अधिकार। अजीत कुमार जी, मीर कासिम के साथ इलाहाबाद की संधि हुई, गलत है। शाहलम सेकंड के साथ संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि शाहलम सेकंड के साथ हुई, और 1765 में फैजाबाद की संधि अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ हुआ। फैजाबाद की संधि के द्वारा ब्रिटिश कंपनी ने अवध के नवाब से इलाहाबाद, कड़ा मानिकपुर ये एरिया छीन लिया। कड़ा मानिकपुर पहले अवध के नवाब के अंडर में था। अवध के नवाब से कड़ा मानिकपुर छीन लिया और फिर इसको मुगल शासक को दे दिया। बाद में जब मुगल शासक शालम सेकंड मराठों के अंडर में चला गया, तो अंग्रेजों ने कड़ा मानिकपुर मुगल किंग से भी छीन लिया। 50 लाख रुपए में अवध के नवाब को बेच दिया। ये इनकी पॉलिसीज थी बेटे। तो अजीत जी ध्यान रखें, मीर कासिम के साथ इलाहाबाद की संधि नहीं हुआ। ये इलाहाबाद की संधि 1765 में शालम सेकंड के साथ हुई थी, और इस संधि में शालम सेकंड ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी 26 लाख रुपए सालाना पेंशन के बदले में दे दिया था। लेकिन फैजाबाद की संधि अवध के नवाब के साथ। शिवेंद्र कुमार जी, किसी भी बुक में कुछ नहीं दिया है, एनसीईआरटी वगैरह में भी नहीं दिया है। जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है, ज़्यादा इससे डिटेल में पढ़ना है। जो बता रहे हैं, जो हम बातें बता रहे हैं, वीडी महाजन की किताब है, बड़ी फेमस है। सुमित सरकार की किताब है, ये भी बड़ी फेमस है। अवध अभी कहाँ है? अवध लखनऊ को कहते हैं। शिवेंद्र कुमार एनसीईआरटी में कुछ और दिया है, अदर बुक में थोड़ा एनदर है क्या? ऐसा कुछ नहीं बेटे। देखो, अब ये है कि थोड़ा उसको अपनी तरफ से मोल्ड फोल्ड करके लोग लिख देते हैं, अलग बात है। बट जो हम बता रहे हैं उसको यही मान के चलिए। 1765 में इलाहाबाद की संधि शालम सेकंड के साथ हुई थी। जितने भी ऑथेंटिक किताब पढ़ेंगे सब में यही मिलेगा आपको, क्योंकि शालम सेकंड बक्सर की लड़ाई में शामिल हुआ। शालम सेकंड मुगल किंग था, मीर कासिम नहीं दे सकता है, क्योंकि मीर कासिम मुगल किंग के अंडर में नवाब था। लॉजिकली आप सोचिए तो आपको खुद समझ में आएगा। मीर कासिम बंगाल का नवाब था, नवाब मुगलों के अंडर में होते थे, मुगल किंग को बादशाह कहा जाता था। कोई भी समझौता इंडिया लेवल पर अंग्रेज करेंगे, नवाब से क्यों करेंगे? उनको नुकसान होगा बेटे, इसलिए मुगल किंग से समझौता करेंगे। शालम सेकंड जिसको कैद करके इलाहाबाद किले में रखा था, उससे समझौता करेंगे, न कि वहां के गवर्नर नवाब से करेंगे। कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जनता विद्रोह कर सकती थी। जनता विद्रोह इसलिए कर सकती थी कि मुगल किंग शालम सेकंड इंडिया का शहंशाह था,
कोई समझौता शालम सेकंड से करेंगे तो दिखा देंगे, देखो हमने आपके मुगल किंग से समझौता किया है, मुगल किंग ने हमें परमिशन दिया है, इसलिए हम मुगल किंग के ताबेदार हैं, हम मुगल किंग की तरफ से लगान कलेक्ट करवा रहे हैं। अगर समझौता नवाब करता तो नवाब के समझौते को पब्लिक न मानती, इसीलिए याद रखें मुगल किंग के साथ समझौता अंग्रेजों ने किया था। कोई लोकल गवर्नर से नवाब से समझौता करना कोई ऑथेंटिक ही नहीं हो सकता है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। और ये द्वैध शासन प्रणाली याद रखें, ये सिस्टम द्वैध यानी डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, द्वैध शासन प्रणाली 1765 से 1772 ईस्वी तक चला है। द्वैध शासन प्रणाली यहां तक चला है। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली हटा दिया था। द्वैध की जगह पर वारेन हेस्टिंग ने एक नया सिस्टम लाया था, वो हम आपको बता देते हैं। 1772 में वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। इसने ये सिस्टम लाया था, बिडिंग सिस्टम ऑफ लैंड टैक्स रेवेन्यू। नीलामी प्रथा लाया बेटे। भू राजस्व कर की नीलामी प्रथा को लाया। ये वारेन हेस्टिंग 1772 में ले आया। अब इस बिडिंग सिस्टम में क्या होता था, आसपास के जो मनी लेंडर टाइप के थे, दबंग टाइप के थे, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आते थे, बोलियां लगाते थे। जो हाईएस्ट बिडर होता था, जो उच्च बोली लगाता था, उस क्षेत्र का लगान कलेक्ट करने का अधिकार उस व्यक्ति को दे दिया जाता था। अच्छा, वारेन हेस्टिंग ने पहले 5 साल के लिए अलॉट किया कि एक बार एक कॉन्ट्रैक्टर बिडिंग करेगा तो 5 वर्ष तक उस क्षेत्र का लगान कलेक्ट करके कंपनी को देगा। लेकिन एक ही टर्म पूरा हो पाया 5 वर्ष, क्योंकि वारेन हेस्टिंग को ये लगने लगा कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स जितना बिडिंग करते हैं अगले 2-3 सालों में उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो ज़्यादा फायदा कमा जाते हैं, इसलिए एक ही टर्म पूरा हुआ। अगले टर्म से पहले इसको एनुअल कर दिया। एनुअल माने हर साल बिडिंग होगा। जैसे ये बिडिंग सिस्टम 1772 से 1777 तक चला। देन अब यहां से 77 से इसको एनुअल कर दिया, यानी प्रतिवर्ष। अब ठेकेदार प्रतिवर्ष बिडिंग करेंगे, हर साल ठेकेदार आएंगे, बोलियां लगाएंगे, हाईएस्ट बिडर को उस एरिया की जमींदारी या कलेक्ट करने का अधिकार मिल जाएगी। तो याद रखें ये सिस्टम एनुअल वाला यहां से स्टार्ट हुआ और ये एनुअल 1777 से लेकर 1793 तक चला है बेटे। एनुअल बिडिंग 1777 से 1793 चला है। 1793 में कॉर्नवालिस आया। कॉर्नवालिस के बारे में बताएंगे। कॉर्नवालिस या लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसने बिडिंग सिस्टम को समाप्त कर दिया। इसने एक नया सिस्टम लाया था 1793 में। इसका नाम है जमींदारी सिस्टम। जमींदारी प्रथा भी कहते हैं या जमींदारी को इस्तमरारी भी कहते हैं या इसे अस्थाई बंदोबस्त भी कहा गया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3-4 पॉइंट्स इसमें हमने आपको बताए हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं।
1765 में क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली चलाया। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली हटा दिया। उसकी जगह पर लगान की बोली लगाने वाले सिस्टम यानी बिडिंग सिस्टम लाया। 1793 में बिडिंग सिस्टम को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हटा दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उसकी जगह पर जमींदारी सिस्टम लाया, भू राजस्व कर की जमींदारी प्रथा। इसको हम डिटेल में बताएंगे आपको। जमींदारी प्रथा को स्थायी बंदोबस्त प्रथा भी कहते हैं, यानी परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। एक बार लगान फिक्स हो जाने के बाद कंपनी अपनी भी नहीं सुनती थी, जमींदार के साथ फिक्स किया हुआ लगान कंपनी को देना ही देना पड़ता था। तो बताएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, बट ध्यान रखें 3 सिस्टम हमने आपको बताए और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। द्वैध शासन प्रणाली बंगाल बिहार उड़ीसा में चला, बिडिंग सिस्टम बंगाल बिहार उड़ीसा में चला, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल बिहार उड़ीसा में चला। बाकी इंडिया में अलग अलग सिस्टम चले थे। कहीं पर महलवाड़ी सिस्टम चला, कहीं पर रैयतवाड़ी सिस्टम चला। इनको हम तीनों को आपको आगे बताएंगे, जिनके शासनकाल में आए उसके शासनकाल में बताते हुए चलेंगे। तो क्लाइव का एक पॉइंट और ध्यान दें, फैजाबाद की संधि जो हुआ था 1765 में, द ट्रीटी ऑफ फैजाबाद, यानी फैजाबाद की संधि। फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है। फैजाबाद का नाम अब बदल दिया गया है, अयोध्या नाम रखा गया। फैजाबाद जिला था, इसका नाम चेंज करके योगी सरकार ने अयोध्या जिले का नाम रखा है। जैसे इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज रखा है, बट इतिहास में फैजाबाद ही नाम लिखा जाएगा। अब इसको फैजाबाद की संधि को अयोध्या की संधि लिखेंगे तो गलत हो जाएगा बेटे, क्योंकि हिस्ट्री है ये संधि पूछें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सुजाउद्दौला के बीच में हुआ। ये अवध का नवाब था, अवध लखनऊ को कहते हैं। सुजाउद्दौला ब्रिटिश कंपनी के बीच में ये फैजाबाद की संधि हुई और इस संधि के द्वारा शिवेंद्र कुमार जी पीसीएस क्या आईएएस में भी काम आएगा, मेंस में काम आएगा। लिखने में डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, उसके मेंस में भी बड़ा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप जब इसको पढ़ेंगे डिटेल में, इतना डिटेल में बुक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा जितना हम डिटेल में बता रहे हैं आपको। आईएएस पीसीएस के जीएस के मेंस में भी बहुत हेल्पफुल होगा। अब यह है कि इसको लिखने के लिए आपको अपने लैंग्वेज पर कमांड होना चाहिए, आप इसको अच्छी तरह से सुसज्जित तरीके से लिख सकें, लिटरेरी शब्द यूज करें, साहित्यिक शब्द यूज करें। यानी आपको पीसीएस, आईएएस, एसएससी, एनटीपीसी, आरआरबी, यूजीसी नेट जहां भी एग्जाम देंगे, ये सारे पॉइंट्स हम आपको बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बता रहे हैं। इसलिए आपको हम ब्रीफ में नहीं पढ़ा रहे हैं। आजकल के बच्चों को शॉर्ट में पढ़ने की आदत है, क्लास में समझ में आ जाएगा लेकिन कंटेंट ज़्यादा नहीं मिलता है। हम कंटेंट आपको ज़्यादा दे रहे हैं इसलिए कि कोई भी एग्जाम्स आप दो, एक बार पढ़ लो, दोबारा बुक्स जब पढ़ो तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा सर ने ये चीज़ बताया था, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा उसको पढ़ने के लिए। तो इस वे में पढ़ा रहे हैं। जो समझ जाएगा मेरे लेक्चर को, समझ लो एग्जाम्स अच्छी तरह से कर पाएगा। तो आप देखिए आगे, 1765 में फैजाबाद की संधि ब्रिटिश कंपनी सुजाउद्दौला के बीच में हुआ। ये वही सुजाउद्दौला हैं जो बक्सर की लड़ाई में शामिल हुए। 1764 में बक्सर की लड़ाई में सुजाउद्दौला शामिल हुए। देखा कि मीर कासिम शालम सेकंड हार जाएंगे तो ये भाग खड़े हुए, भागकर अवध चले गए। अवध माने लखनऊ, लखनऊ का सबसे पुराना नाम लक्ष्मणपुर है, आज इसको लखनऊ कहते हैं। अब जब ये अवध भाग गए, क्लाइव जब गवर्नर बनकर आया 1765 में, तो इनकी खबर लिया। इस संधि के द्वारा सुजाउद्दौला ने
कड़ा मानिकपुर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया और ब्रिटिश कंपनी ने कड़ा मानिकपुर मुगल शासक शालम सेकंड को दे दिया। यही है फैजाबाद की संधि। कड़ा मानिकपुर अवध के नवाब के पास था, लेकिन शुजाउद्दौला से छीन लिया। ब्रिटिश कंपनी ने कड़ा मानिकपुर मुगल शासक शालम को दे दिया। बाद में एक और समझौता हुआ है, बनारस की संधि। अभी नहीं, बाद में 1772 में बनारस की संधि हुआ है। कौन सी बनारस की संधि? बनारस की संधि के द्वारा ब्रिटिश कंपनी ने कड़ा मानिकपुर मुगल किंग शालम सेकंड से छीन लिया और 50 लाख रुपए में अवध के नवाब को बेच दिया। आप बताइए, 1765 में अवध के नवाब से छीन लिया, मुगल किंग शालम सेकंड को दे दिया। 1772 में बनारस संधि के द्वारा मुगल शासक शालम सेकंड से कड़ा मानिकपुर छीन लिया, अवध के नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिया। तो इस तरह से अंग्रेजों ने कार्य किया इंडिया में। इंडियन किंग्स को आपस में लड़ाया, आपस में वैमनस्य पैदा किया, आपस में हॉस्टिलिटी क्रिएट किया, उसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। तो यही था ये संधि। हम आगे बढ़ते हैं, एक लड़ाई बताते हैं 1767 से 1769 के बीच में। लड़ाई का नाम है द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार अर्थात प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध। पहला आंग्ला मैसूर युद्ध। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहला आंग्ला मैसूर युद्ध जब लड़ा गया तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो आप देखें, इस समय बंगाल का गवर्नर वर्लहर्स्ट था। इस समय बंगाल के गवर्नर, कार्यवाहक गवर्नर था वर्लहर्स्ट। ये वर्लहर्स्ट इस समय बंगाल के गवर्नर थे, कार्यवाहक गवर्नर थे। पहला आंग्ला मैसूर है ये, एंग्लो फ्रेंच नहीं है। एंग्लो माने अंग्रेज, मैसूर माने हैदर अली और टीपू सुल्तान। आप तो जानते हैं मैसूर का सुल्तान टीपू नहीं था, इस समय हैदर अली था। हैदर अली का उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान था। लड़ाई का कारण क्या था? लड़ाई का कारण यह है कि दक्षिण भारत में कर्नाटक के नवाब को हरा दिए, अपने अंडर में कर लिए। हैदराबाद का निजाम भी अंग्रेजों के अंडर में आ गया। मराठे भी लगभग अंग्रेजों के अंडर में थे। केवल यही एक पावर थी साउथ में, मैसूर वाली। मैसूर आज की डेट में कर्नाटका में है। मैसूर में एक हिंदू राजा हुआ करते थे, चिक्का कृष्णराज सेकंड। चिक्का कृष्णराज सेकंड के अंडर में हैदर अली कमांडर इन चीफ हुआ करता था। पावर इतनी गेन कर लिया कि एक दिन अपने मालिक चिक्का कृष्णराज सेकंड को हटाकर मैसूर पर अधिकार कर लिया और स्वयं सुल्तान बनकर शासन चलाने लगा। मैसूर का हैदर अली पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, ये भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से अत्याधुनिक शस्त्रागार बनाया था। आप शायद सुने हों, मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टम या श्रृंगापट्टम,
मैसूर की कैपिटल थी। और मैसूर में एक जगह है डिंडीगुल नाम है, डिंडीगल प्लेस का नाम है। यहाँ पर हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से अत्याधुनिक शस्त्रागार बनाया था। तो इस तरह से अब ब्रिटिश कंपनी को प्रॉब्लम क्या थी कि फ्रांसीसियों से हैदर अली संबंध न रखे। फ्रांसीसी अंग्रेजों के दुश्मन हैं। अंग्रेजों का दुश्मन मैसूर के सुल्तान का भी दुश्मन होना चाहिए, लेकिन मैसूर का सुल्तान हैदर अली फ्रांसीसियों की हेल्प ले रहा था, अपने आर्म्स और वेपन्स को डेवलप कर रहा था, अपनी सेना को भी ट्रेनिंग दिलवाने का प्रयास कर रहा था। इसीलिए अंग्रेजों ने हैदर अली को अपना दुश्मन मान लिया और कुछ एरियाज को लेकर के, मद्रास का कुछ क्षेत्र था उसे लेकर के ब्रिटिश कंपनी हैदर अली में दुश्मनी हो गई थी। तो वो एरिया हैदर अली क्लेम कर रहे थे कि मेरा है, कंपनी कह रही थी नहीं मेरा है, यह भी एक रीजन था। तो कुल मिला के क्षेत्रीय पावर को लेकर, फ्रांसीसियों से मदद को लेकर और हैदर अली के कुछ क्षेत्रफल को लेकर, जिसके कारण अंग्रेज हैदर अली को दुश्मन मान लिए और पहला आंग्ला मैसूर युद्ध लड़ा गया। तो लड़ाई में हम आपको ये बताते हैं कि इस लड़ाई में देखिए हैदर अली जीत गया था। हैदर अली डिफीटेड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में हैदर अली मैसूर के सुल्तान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया और मद्रास के उस एरिया पर, जैसे पोर्ट नुवा एरिया है, पोर्ट नुवा एरिया तक हैदर अली की सेना पहुंच गई। लास्ट में ब्रिटिश कंपनी को हैदर अली से समझौता करना पड़ा। 1769 में मद्रास की संधि किया। मद्रास की संधि के द्वारा उन क्षेत्रों को हैदर अली को दे दिया जिस पर हैदर अली ने दावा पेश किया था। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए हारा कौन, हार किसकी हुई बेटे? हार गया ब्रिटिश कंपनी की हार हो गई कुल मिला के। लेकिन हार के बाद इस समय एक समझौता हुआ, द ट्रीटी ऑफ मद्रास। मद्रास की संधि। ये संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं हैदर अली के बीच में थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैदर अली के बीच में मद्रास की संधि हुई। याद रखें, एक बार ये प्रश्न पूछा गया है, किसी एग्जाम में आया है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बाद कौन सी संधि हुई? तो मद्रास की संधि हुई। मद्रास संधि के द्वारा ब्रिटिश कंपनी ने हैदर अली के द्वारा क्लेम किए गए एरियाज को वापस हैदर अली को दिया गया। एक बात और यहाँ बताना चाहेंगे, हैदर अली ने हैदराबाद के निजाम को भी अपनी तरफ मिला लिया, मराठों को अपनी तरफ मिला लिया। याद रखें, हैदर अली ने मराठों को अपनी ओर मिला लिया, अपना दोस्त बना लिया और निजाम के अलावा निजाम को भी अपना दोस्त बना लिया। हवाई सिंह, मुंबई एयरपोर्ट से मैं आपकी क्लास लेता हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बढ़िया, आपका बड़ा स्वागत है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा। तो मुंबई एयरपोर्ट से ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मन लगा के पढ़िए और साथ साथ ड्यूटी भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने में थोड़ा टाइम निकाल लीजिए, कहीं पर बैठकर अलग से पढ़ लीजिए इस टाइप से। तो यही तो फ़ायदा है ऑनलाइन में बेटे, यही फ़ायदा है। ऐसी आप लोग कमेंट देते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन कुछ बच्चे वैसे गंदे कमेंट देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा मैनेजमेंट से बात करो, ये नया ऐप है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है बेटे, अब ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगी। टीचर बहुत अच्छे हैं, टीचर में आपको कहीं से कोई कमी नहीं मिलेगी।
मी CISF में, अरे वाह, थैंक यू भाई हवाई सिंह, थैंक यू। आपको तो वैसे भी मेरा सलाम है, आप इतने बड़े पोस्ट पर और देश की रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, आपको तो पूरा देश नमन करता है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो 1769 में आगे हम बढ़ते हैं, मद्रास की संधि समझ में आ गई होगी, बताएं, समझ में आ गया? आगे बढ़ें, फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध समझा दिए हैं, बट ध्यान रखें टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था। टीपू सुल्तान अभी लड़ाई में नहीं आया, टीपू सुल्तान सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में लड़ाई में आएगा, और टीपू सुल्तान भी काफी बहादुर योद्धा था। तो ये तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार है, बट याद रखें एक बार ये भी पूछा गया है किस गवर्नर के समय में ये लड़ा गया, तो वर्लहर्स्ट के समय में लड़ा गया। हैदर अली कहाँ का शासक था, तो हैदर अली मैसूर का शासक था। मैसूर की राजधानी तो कैपिटल श्रीरंगपट्टम, श्रीरंगापट्टम। ये मैसूर की राजधानी थी। मैसूर की राजधानी ध्यान कर लें, और जो आधुनिक शस्त्रागार बनाया था डिंडगुल में, यहां पर फ्रांसीसियों की मदद से अत्याधुनिक शस्त्रागार हैदर अली ने डिंडीगल में बनाया था। इस सब बातों से लेकर अंग्रेज हैदर अली से खुश नहीं थे, इसीलिए एक के बाद एक लड़ाई थोपते गए। सेकेंड लड़ाई हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन इसके बाद जो मेन गवर्नर जनरल आया बेटे, वो अब आप देखें, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ये 1772 में आया और 1785 तक ये इंडिया में गवर्नर जनरल रहा। अब आप देखिए, ये था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। इससे पहले हमने 3 बताए हैं, बंगाल का गवर्नर और 2 कार्यवाहक गवर्नर, लॉर्ड क्लाइव, वर्लहर्स्ट और कार्टियर। यहां से पोस्ट बदल गया, हला ये पोस्ट यहां से बदला है, 1773 में इसको ये टाइटल मिला है। जब आया तो ये गवर्नर ऑफ बंगाल के रूप में आया, इस वर्ष इसको ये टाइटल दिया है। 1772 में वारेन हेस्टिंग गवर्नर के रूप में इंडिया आया, लेकिन 1773 में वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल की उपाधि दिया गया। क्यों? 1773 में एक कानून आया, उस कानून का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट को फर्स्ट चार्टर एक्ट भी कहते हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट इंडिया में आया, और इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। बंबई के गवर्नर, मद्रास के गवर्नर, बंबई मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में कर दिया। बेटे 1773 के पहले 3 गवर्नर आते थे, बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और बॉम्बे का गवर्नर।
ब्रिटिश कंपनी को बड़ी समस्या हो रही थी क्योंकि तीनों गवर्नर अपने अपने स्टेट में इंडिपेंडेंटली काम करते थे। इससे व्यापारियों को बड़ा प्रॉब्लम होता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से इसी समय लोन भी मांगा क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश कंपनी का व्यापार घाटे में चल रहा था। ब्रिटिश कंपनी का ट्रेड घाटे में चल रहा था। ब्रिटिश कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन मांगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोन देने को तो तैयार हो गई, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी कुछ शर्तें ब्रिटिश कंपनी पर थोप दिया। वो शर्तें 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर में लाई गईं। उन शर्तों को ब्रिटिश कंपनी ने स्वीकार कर लिया। अब वो शर्तें क्या थीं? पहली शर्त यही थी कि 3 गवर्नर में से एक को हाईएस्ट पोस्ट दे दिया जाए, गवर्नर जनरल का, बाकी दोनों गवर्नर उसके अंडर में कर दिए जाएं। तो पहला पॉइंट यही था। दूसरा पॉइंट क्या था इसमें? रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। 1774 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय बना दिया गया। और तीसरा पॉइंट इसमें था कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य अपॉइंट किए गए। 4 सदस्य इंग्लैंड से आएंगे और वो 4 सदस्य प्लस गवर्नर जनरल 5 हो जाएंगे। 5 में मेजॉरिटी के आधार पर इंडिया में काम किया जाएगा। तो ये सारी बातें हम अगली क्लास में वारेन हेस्टिंग के बारे में बताएंगे। थैंक्स, धन्यवाद।